राधे राधे सभी को। तो दोस्तों, अपना जो टॉपिक चल रहा था नागरिकता, इसका पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया था। एक क्लास आप पहले देख लेना, वो नहीं देखी है तो आज इसमें जो रहा है उसको अपने कंप्लीट करेंगे। क्योंकि दोस्तों, कोई भी जब आप टॉपिक पढ़ते हो ना तो आपको लगता है आपने कहीं से भी पढ़ लिया, तो आपने अगर थोड़ा बहुत पढ़ लिया तो आपको लगता है हाँ हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। टॉपिक ऐसे कंप्लीट नहीं होता, उसको फुल डिटेल से पढ़ोगे तब टॉपिक जा करके कंप्लीट होएगा। वैसे नागरिकता की बनाने की 4 वीडियो बना दो चाहे, फिर भी मैंने 2 वीडियो में इसको कंप्लीट करने की कोशिश की है ताकि आपका टाइम खराब ना हो। और आप लोग बोलते हो ना जैसे कि ऐसे कैसे सिलेबस हो, सिलेबस देखो हो जाएगा सेकंड ग्रेड का, ऐसी कुछ बात नहीं है। बट कभी भी अपने कोई भी अगर अच्छा कंटेंट तैयार करते हैं ना तो उसमें टाइम लगता है। मैं पता कौन कौन सी कितनी बुक से आपके लिए लेकर आती हूँ। अगर आप खुद पढ़ोगे तो ये एक टॉपिक भी 4-5 दिन में नहीं कवर कर पाओगे। तो इससे पहले कि आप क्लास देख लेना, अब बात करते हैं दोस्तों इसमें अपने क्या करेंगे। देखो, एक बार तो मैं फटाफट पहले जो किया थोड़ा सा रिवीजन करवा देती हूँ उसका, क्योंकि रिकॉल करना जरूरी है। आप खुद कर लिया करो या तो, और फिर उसके बाद में इसमें मैं बताती हूँ क्या पढ़ेंगे। इसमें दोस्तों जो पढ़ने वाले हैं इन तीनों को फुल डिटेल से समझेंगे। विदेश में बसे भारतीयों के मूल के लोगों की श्रेणियां कौन सी है। अनिवासी भारतीय यानी कि जो एनआरआई है, पीआईओ यानी कि भारतीय मूल के जो व्यक्ति है, और भारत के सीमा पारीय नागरिक यानी विदेशी नागरिक, विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक है जो ओसीआई। क्योंकि इस पीआईओ को तो क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। तो वर्तमान में कौन सी है, ओसीआई। इन सभी को अपने फुल डिटेल से पढ़ेंगे ताकि आप कभी भूलो भी नहीं। फिर दोस्तों इसको एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे पीआईओ है, इसका पहले फुल डिटेल से पढ़ेंगे अपने, भले इसको समाप्त कर दिया गया हो पर इसके बारे में सब कुछ पढ़ना है। फिर ओसीआई को पढ़ेंगे। फिर दोस्तों मैंने एक जगह बिल्कुल पहले इसको समझेंगे शॉर्ट में, आपको एक बार शॉर्ट में समझ में आ जाएगा तो उस लैंग्वेज से भी आपको समझ में आ जाएगा। मैंने इस प्रकार बनाया है ताकि आपका सीधा माइंड में बैठ जाए। फिर करेंगे नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, सीएए 2019। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, यहाँ से क्वेश्चन बनने की उम्मीद है। इसको अपने फुल डिटेल में करने वाले हैं। मैंने अपनी तरफ से जैसे भी लगा कैसे समझा सकती हूँ वैसे मैंने अपनी तरफ से यहाँ पर समझाने की कोशिश भी करूंगी ताकि आप भूलो ना। फिर कुछ क्वेश्चन लिए हैं मैंने इधर, ठीक है। फिर एक नज़र में अपने जो मैंने आर्टिकल बताए हैं इनको एक नज़र में 2 मिनट में करने वाले हैं क्विक रिवीजन। फिर थोड़ा सा एनआरसी के बारे में भी पढ़ लेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब एक बार इसको देख लो कि अपनों ने क्या पढ़ा था। नागरिकता से संबंधित जो आर्टिकल है वो पहले देखने हैं कि नागरिकता भाग की बात करें तो भाग 2 से संबंधित है। नागरिकता की बात करें तो आर्टिकल इसमें 5 से 11 संबंधित है। 5 से 11 आते हैं आर्टिकल, और भाग 2 में है। भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11 याद रह जाएगा। अब मैंने इनको फुल डिटेल में भी बताया था पहले वाली वीडियो में, फिर भी एक बार यहाँ पर आप सीधा मोटा मोटा देख लो कि अनुच्छेद 5 में क्या है, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। तो एक बार इसको देख लो क्या मतलब है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। ये देखो कि मैं पहले तो बता दूं कि नागरिकता पढ़ रहे हैं, भाग ध्यान रखना 2 आर्टिकल 5 से 11 है इसमें, ठीक है ना। तो 5 से 11 में क्या बताया गया है कि संविधान के लागू होने के समय कौन से व्यक्ति है, किन व्यक्तियों को भारत का नागरिक माना जाएगा, ये बात कही गई है। तो देखो आर्टिकल 5 में क्या है, यानी कि आर्टिकल 5 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के प्रारंभ के समय, आ गई ना वही बात, संविधान के प्रारंभ के समय भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास करता है वह भारत का नागरिक होगा। अब ये 3 लाइनें मैंने लिखी है, अगर इन 3 लाइनों में से वो बंदा एक भी शर्त पूरी करता है तो उसको नागरिकता दे दी जाएगी। कौन सी, अगर वो खुद भारत में जन्मा है। दूसरी बात, अगर उसके माता पिता में से कोई एक, चाहे माँ या बाप, माता पिता में से कोई एक भी भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा है, चाहे खुद भारत में जन्मा हो चाहे माँ बाप इनमें से, या वह संविधान लागू होने से पहले कितने कम से कम 5 वर्षों तक साधारण तौर पर वहां का क्या रहा हो, निवासी रहा हो। अगर इन 3 शर्तों को पूरी करता है तो आर्टिकल 5 कहता है कि भारत के नागरिक, उसको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, वह भारत का नागरिक होगा, ठीक है। फिर आर्टिकल 6 अपने यहाँ पर पढ़ रहे थे, शॉर्ट में मैंने लिखे ताकि आप एक जगह पढ़ लो तो सीधा माइंड में आ जाए अगर आर्टिकल से क्वेश्चन बनते हैं। 6 में क्या है कि पाकिस्तान से, देखो पाकिस्तान है ना, उससे भारत को प्रशनन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, क्योंकि डिवाइड के समय कुछ है ना पाकिस्तान से कहाँ चले गए, भारत में चले गए, और कुछ क्या है भारत में जाने के बाद में फिर वापस पाकिस्तान आ रहे थे। तो आर्टिकल 6 ये कहता है कि पाकिस्तान से भारत को प्रशनन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार है। यानी मैंने एक डेट लिखी 19 जुलाई 1948, मैंने बताया था जब करवाया कि अगर
19 जुलाई 1948 से मान लो पहले कुछ लोग आ गए हैं, उनको तो नागरिकता दे दी जाएगी। अगर 19 जुलाई 1948 के बाद में आते हैं उनको भी दे दी जाएगी, बट बाद में आने वाले को पंजीकरण के द्वारा दी जाएगी। ठीक है, दोनों को इस डेट से अगर पहले आते हैं और बाद में आते हैं दोनों को नागरिकता दे दी जाएगी, बट बाद में आने वाले को पंजीकरण के द्वारा। फिर अनुच्छेद 7 में क्या है कि पाकिस्तान को, देखो नाम लिखा है मैंने, पाकिस्तान को प्रजनन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। ये रहा आर्टिकल, पढ़ लो कि वो भारत से कहाँ चले गए थे, गलती से पाकिस्तान में चले गए थे, और फिर वो पाकिस्तान से क्या आ रहे हैं, वापस भारत में आ रहे हैं, तो वो 7 में है। 7 में से ले लो, 7 में 7 7, हम भाई साथ रहेंगे वहां नहीं रहेंगे, इस प्रकार ले लो, गए वापस आ गए 7 में, ऐसे ले लो, याद हो जाएगा ना। तो भारत से पाकिस्तान प्रजनन करने वाले व्यक्ति जो भारत में पुनः यानी कि पुनः भारत में लौट आए हैं, उनसे संबंधित 7 में है। तो ये डेट मैंने वहां लिखी है कि इसमें क्या प्रावधान है कि व्यक्ति ने मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान के लिए प्रजनन कर लिया है तो वह भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। यदि वह स्थायी रूप से, देखो इसके बाद में अगर कर लिया है प्रजनन तो वो नहीं समझा जाएगा, बट एक लाइन है कि स्थायी रूप से भारत लौटने के लिए वे अगर परमिशन लेकर आता है, वापस आता है, तो उसकी नागरिकता के संबंध में वही नियम लागू होंगे जो अपने 6 में पढ़ा। 6 में क्या पढ़ा था कि इस डेट से पहले आ रहे थे ना, उनको तो नागरिकता मिल रही थी, बाद में आ रहे थे उनको कैसे पंजीकरण के द्वारा दिया जा रही थी, ऐसे ही इसमें होगा। ठीक है, तो पढ़ा 5 में संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, और 6 में पाकिस्तान से भारत को प्रजनन करने वाले, 7 में पाकिस्तान को प्रजनन करने वाले कुछ व्यक्तियों के, 8 में क्या है, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिक के अधिकार, क्योंकि वो है तो भारत के, बट जब विभाजन नहीं हुआ था तभी दोस्तों वो चले गए थे, उस समय की दूसरी कंट्री में रह रहे थे, इसमें भी कुछ शर्तें थी, पढ़ी थी ना आपने भी, उनको कैसे नागरिकता दे दी जाएगी। ये रहा 8, ये पढ़ लेना। बाकी मैंने पहली वाली क्लास में बताया था कि इनमें से किसी का भी अगर जन्म होता है भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा परिभाषित भारत में मान लो हुआ है, तो वो वर्तमान में वह व्यक्ति साधारण तौर पर किसी अन्य देश में रह रहा है, कोई दूसरे देश में मान लो रह रहा है, तो वह भारत का नागरिक समझा जाएगा, तो वो भी आवेदन या पंजीकरण के द्वारा उसको भी नागरिकता दे दी जाएगी। और 9 में मैंने बताया कि विदेशी राज्य की नागरिकता, विदेशी मान लो राज्य की नागरिकता लेना चाहता है, वो स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता न होना। अगर मान लो कोई व्यक्ति मान लो अमेरिका की क्या नागरिकता लेना चाहता है, तो उसकी भारत की खुद ही अपने आप स्वतः ही क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। यानी कि नागरिकता स्वेच्छा से मान लो अर्जित करता है तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। यानी कि सिंपल भाषा में बोलूं तो किसी मान लो अन्य देश की अगर नागरिकता ग्रहण करता है तो भारत की नागरिकता क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है खुद ही स्वतः। फिर 10 में है नागरिकों के अधिकारों का बना रहना, यानी कि नागरिकों के अधिकारों का तब तक बना रहेगा भाई, कोई भी उस पर कुछ भी असर नहीं पड़ेगा, मान लो जब तक वो किसी देश के विरुद्ध मान लो कोई काम नहीं करता है, यानी देशी विरोधी कोई काम ना करे। और 11 में है संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। ठीक है ना, ये 11 के 11 आर्टिकल अपनों ने पढ़ा था, यहाँ मैंने एक बार फटाफट रिवीजन करवा दिया ताकि आप भूलो नहीं। अब पढ़ेंगे इनको, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है। एक जो CA है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको आपको पढ़ना है। सबसे पहले तो इन तीनों को एक जगह समझते हैं, ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट में, फिर इनको पढ़ेंगे। देखो मेरा तरीका तो ऐसे ही होता है पढ़ाने का। सबसे तो इससे पहले पढ़ने से पहले आपको पता होगा पासपोर्ट और वीजा, वीजा में क्या अंतर है, एक बार उनको समझ लो। ठीक है, यहाँ पर लिख देती हूँ। पासपोर्ट होता है यानी कि जो व्यक्ति जिस देश का नागरिक है उसके लिए, तो पासपोर्ट देखो। अब पासपोर्ट और वीजा इनमें क्या अंतर है कि जो मान लो भारत का जो नागरिक है वो कोई दूसरे देश में कहाँ घूमने, मान लो घूमने के लिए जा रहा है, यानी कि विदेश यात्रा के लिए कहीं जा रहा है, तो पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है। यानी कह सकते हैं कि पासपोर्ट क्या है, एक पहचान है, व्यक्ति की क्या है, पहचान है, यानी कि वहां रहने के लिए नहीं जा रहा है, ये घूमने के लिए जा रहा है, तो ये एक दस्तावेज है, समझ में आ गया। तो यहाँ पहचान के तौर पर इसकी क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है। मान लो कि विदेश में वो विदेशी यात्रा है, घूमने के लिए मान लो जा रहा है। अब वीजा ये पता भी होगा आपको, फिर भी मेरा किसी को नहीं पता तो मेरा बताने का है कि वीजा का क्या अर्थ है। अगर विदेश में जाना ही है, मान लो USA में जाना है, वहां काम करने के लिए या शिक्षा के लिए किसी भी तौर पर जाना है, भारत से अगर बाहर जाते हो तब इसकी जरूरत पड़ती है, तब वीजा बनाना पड़ता है। लोगों ने सुना भी होगा, पता भी होगा, और वहां से मान लो वो परमिशन भी मिल जाती है। तो एक बार इनको पता होना चाहिए कि पासपोर्ट तो एक पहचान है, जो अपने घूमने जाते हैं यानी कि विदेशी यात्रा के दौरान, और वहां रहना है या कोई एजुकेशन, कोई शिक्षा के तौर पर यानी कि वहां पर पढ़ाई करनी है, या फिर रहने के लिए कोई भी काम करने के लिए, तब वीजा की। अब इन तीनों को पढ़ते हैं कि NRI क्या है,
PIO क्या है, OCI क्या है। सबसे पहले तो समझो NRI यानी कि नॉन रेजिडेंट इंडियन यानी कि अप्रवासी भारतीय, क्योंकि वो भारत में रहते नहीं है बट भारत के क्या है, वो नागरिक है, यानी कि नॉन रेजिडेंट इंडियन NRI। वो भारत के नागरिक है बट वो भारत में रहते नहीं है, यानी कि अपने कह सकते हैं कि जो NRI है दोस्तों, उनके पास भारत का पासपोर्ट तो होगा ना। NRI यानी कि ऐसे भारतीय जो कम से कम कितने 6 माह से, यानी कि बाहर से कहाँ रह रहे हो, बाहर रह रहे हो, चाहे वो जॉब के लिए या एजुकेशन के लिए, और भारतीय पासपोर्ट भी होता है इनके पास। वोट डालने का क्या अधिकार होता है इनको, हाँ वोट डालने का भी अधिकार होता है। फिर उधर पढ़ेंगे ना, फुल डिटेल में पढ़ेंगे, एक बार इनको शॉर्ट में समझ लो। फिर PIO क्या है दोस्तों, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी कि भारतीय मूल का व्यक्ति है। PIO क्या, भारतीय मूल का व्यक्ति। NRI अप्रवासी भारतीय, अप्रवासी भारतीय यानी कि वो भारत में रहता नहीं है बट वो भारत का क्या है, नागरिक है। और PIO भारतीय मूल का व्यक्ति, कह सकते हैं ना कि भारतीय मूल से इनका कोई ना कोई क्या रहा हो, रिश्ता रहा हो ना। बट वर्तमान में क्या है, ये समाप्त है। फिर भी इसको पढ़ेंगे, चाहे समाप्त कर दिया गया हो फिर भी इसको क्या है, अपने को पढ़ना है। ये देखो, ये लाइन मैंने लिखी थी ना कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के द्वारा भारतीय विदेशी नागरिकता कार्ड धारक OCI के नाम पर एक नई योजना शुरू की गई। तो अब वर्तमान में OCI है, ठीक है। अब बात करते हैं PIO कार्ड किन को दिया जाता था दोस्तों, जिनके माता पिता या दादा दादी क्या थे, भारतीय थे, उनको PIO कार्ड दिया जाता था। क्या इनका वीजा लगता, इनका वीजा नहीं लगता था। मान लो अमेरिका से कहाँ भारत में घूमने आता था तो उनको वीजा की जरूरत नहीं होती थी। बट इसमें एक चीज थी, देखो कि ये ठीक है 15 वर्षों तक वीजा, जो भी वीजा है ना दोस्तों, बिना वीजा के क्या वो भारत आ सकता था 15 वर्षों तक। बट इनकी एक शर्त थी कि वो 6 माह के बाद ना उनको जैसे लोकेशन देनी होती थी, हाँ भाई हम यहाँ ऐसे इस प्रकार। बट PIO को समाप्त कर दिया गया, इसकी जगह आ गया OCI। इसमें क्या है, देखो इसमें तो लोकेशन देनी पड़ती थी ना, जो PIO था इसमें लोकेशन देनी पड़ती थी, इसमें लोकेशन नहीं देनी पड़ती। तो देख लो PIO कार्ड किन को नहीं दिया जाता था, ये भी ध्यान रखना, एक लाइन भी, किन को नहीं दिया जाता था। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, श्रीलंका, इन सब के नागरिकों को क्या नहीं दिया जाता था, PIO कार्ड नहीं दिया जाता, ठीक है। और अभी वर्तमान में PIO को समाप्त कर दिया गया है, जो कि OCI इसके स्थान पर आया 2015 से, ठीक है। तो OCI की बात करते हैं, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के समुद्र पारीय नागरिक, जो समुद्र के पार जो नागरिक रहते हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि OCI किसकी जगह आया है, PIO की जगह आया है OCI। पूछे कि PIO जो कार्ड धारक है इसको कब समाप्त कर दिया गया, 2015 से समाप्त कर दिया गया। तो पूछ ले कि इसको किस में मर्ज कर दिया गया, तो OCI में मर्ज कर दिया गया, ये भी ध्यान रखना। कुछ भी पूछा जा सकता है तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो अब कौन से कार्ड जारी होंगे, अब OCI कार्ड ही जारी होंगे, ठीक है। अब जिनके पास भी ये थे ना PIO कार्ड, उनको क्या कह दिया गया, तभी अब OCI कार्ड बना लो। अगर आपके पास ये है तो OCI कार्ड बनाना जरूरी है, ये बना लो भाई, ठीक है ना। इसमें क्या होती, PIO में क्या होती थी, PIO में होती थी यानी कि 6 माह बाद में लोकेशन बतानी पड़ती थी। क्या इसमें OCI में है, इसमें नहीं है। और इसमें क्या था, 15 वर्षों तक, कब, 15 वर्षों तक बिना वीजा के भारत आ सकता था। और इसमें वीजा लाइफ टाइम यानी कि जीवन भर वीजा बिना वीजा के आ सकता है, इसमें लाइफ टाइम का वीजा। अब देखो OCI, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये ध्यान रखना, जो OCI है ये किन नागरिकों के लिए नहीं है, ये जरूर ध्यान रखना, पाकिस्तान बांग्लादेश के नागरिकों के लिए नहीं है, ये मैंने अंडरलाइन किए, इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जा सकता है कि OCI किन नागरिकों के लिए नहीं है, पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिकों के लिए नहीं है। अब मैंने यहाँ पर बिल्कुल शॉर्ट में बताया, क्या आपको समझ में आ गया, मेरे को जरूर बताना एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, क्या इतना समझ में आ गया। फिर अपने अपने फुल डिटेल से करते हैं, जो जैसी लैंग्वेज NCERT की बुक्स में लिखी हुई है, ये मैंने बिल्कुल शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है। सबसे पहले देखो NRI यानी कि अप्रवासी भारतीय, जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस है, क्योंकि वो भारत में रहते नहीं है बट भारत के क्या है, नागरिक है। ये इनको वोट डालने का भी अधिकार है, ये सारे आप देख लेना, इसमें फिर कंप्लीट करवाऊंगी वहां पर। PIO पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो भारतीय मूल के व्यक्ति है, यानी कि इनका क्या है, भारतीय मूल का जो व्यक्ति है, यानी कि भारतीय मूल से इनका कोई ना कोई रिश्ता रहा है। PIO कार्ड ये वैसे तो समाप्त कर दिया गया, बट इसका एक बार देख लो कि इनमें क्या होता था कि इसमें वीजा नहीं लगता था, बट इनको क्या देनी पड़ती थी, 6 माह के बाद में लोकेशन देनी पड़ती थी, क्योंकि 15 वर्षों तक ये बिना वीजा के भारत में आ सकते थे आराम से, ठीक है ना। और जो PIO कार्ड दिया जाता था
वो दिया जाता था, जिनके कोई माता पिता हो चाहे दादा दादी हो वो भारतीय हो। फिर इस पीआई कार्ड, ये जो पीआईओ कार्ड है ये किनको नहीं दिया जाता, इन दोनों का ध्यान रखना। ओसीआई तो अब है, ये नहीं है, समाप्त कर दिया गया। अगर इसमें पढ़े कि पीआईओ किनको नहीं दिया जाता था तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इनके नागरिकों को नहीं दिया जाता था। और फिर इसको समाप्त करके इसकी जगह आया ओसीआई, ठीक है ना। और ओसीआई की बात करें यानी कि भारत के समुद्र पारी जो नागरिक है, इनका जो वीजा है इनका लाइफ टाइम का है, यानी कि जीवन भर क्या है, बिना वीजे के आ सकते हैं। और इसमें ये कार्ड किनको नहीं दिया जाता, ओसीआई, इनमें दो ध्यान रखना, किन से, पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिकों को। ये लाइन इंपॉर्टेंट है और ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इस पर आप पूरा गौर करना। लो अब मैं फटाफट इनको कंप्लीट करवा देती हूँ। एक दवा भाई क्या मैंने चालन की कोशिश करूँ गाड़ी ने, थारो भी टाइम ना खराब हुआ है। कि विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोगों की श्रेणियां मैंने 3 बता दी, ठीक है। इसमें बात करें कि वर्तमान स्थिति की बात करें तो मैंने बता दिया कि ये इसको तो समाप्त कर दिया गया, इसकी जगह ओसीआई आ गया, यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के द्वारा भारतीय विदेशी नागरिक कार्ड धारक इनके नाम से एक नई योजना शुरू की गई, जिसे पीआईओ, जो कि पीआईओ कार्ड जो स्कीम है, तथा ओसीआई कार्ड स्कीम का विलय कर दिया गया, यानी पीआईओ को मर्ज इसमें कर दिया गया ओसीआई में, ठीक है। तो ये देखो, इस विधेयक द्वारा पीआई कार्ड योजना को समाप्त कर दिया गया। वर्तमान में पीआईओ नहीं है, ओसीआई है, ठीक है, क्योंकि एनआईआर तो है ही है, ये रहा, ये 3 है, एनआईआर भी है, ओसीआई है, ये नहीं है। अब जो सबसे पहले पढ़ते हैं कि एनआरआई, देखो ये भारतीय नागरिक ही है। ये जो लैंग्वेज लिखी है ये सीकेएसई एनसीईआरटी की बुक में लिखी हुई है कि ये भारतीय नागरिक ही है एनआरआई, जो साधारणतः भारत के बाहर निवास करता है और जिसके पास भारतीय पासपोर्ट है। ये मैंने बिल्कुल वहां शॉर्ट में बताया कि वो भारत में नहीं रहते हैं, बट वो भारत के क्या है, नागरिक है, और इनके पास भारतीय पासपोर्ट भी है, वोट डालने का भी अधिकार है इनको। फिर योग्यता की बात करें, अहर्ता की बात करें, जो भारतीय नागरिक की अहर्ता, ये भारतीय नागरिक की ही है। लाभ की बात करें तो इनको सारे लाभ ही प्राप्त है, जो सामान्यतः भारतीय नागरिकों को क्या है, अभी मिलते हैं, उपलब्ध है। जैसा कि भारत सरकार क्या समय समय पर क्या करती है, एक अधिसूचना जारी करती है। क्या एनआरआई को भारत में आने के लिए वीजा की जरूरत है? इनको नहीं है। और क्या इनको भारत में मताधिकार दिया जाता है? यस, इनको दे दिया जाता है। फिर पीआईओ, तो भारतीय मूल के व्यक्ति, यानी कि भारतीय मूल से इनका कोई न कोई रिलेशन रहा है। एक व्यक्ति जो स्वयं अथवा जिसके कोई भी पूर्वज हो गए भारतीय नागरिक रहा हो और जो वर्तमान में अब अन्य देश की नागरिकता राष्ट्रीयता धारण करता है, जिसका वह पासपोर्ट धारक है। और अहर्ता की बात करें तो भारत में कम से कम 7 वर्षों के लिए निरंतर निवास के आधार पर आवेदन कर सकते हैं ये। लाभ की बात करें तो इनको कोई विशेष लाभ नहीं है। वीजा की बात करें, ये अब है नहीं, समाप्त है, बट फिर भी पढ़ रहे हैं इनको। वीजा की बात करें तो हाँ, वीजा की जरूरत है और भारत में इनका मताधिकार नहीं है। फिर ओसीआई, जो कि अब वर्तमान में है, उसकी जगह पर, ठीक है। तो विदेशी भारतीय नागरिक यानी कि कार्ड धारक, ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, एक व्यक्ति जो विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक को तथा नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकृत हो, ये इसकी परिभाषा है। अहर्ता की बात करें, जो संविधान लागू होने के समय 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारतीय नागरिक था, यानी कि संविधान लागू होने के समय कब, 26 जनवरी 1950 या बिना बाद भी भारतीय नागरिक हो, या फिर ये सारे के सारे है ना विदेशी नागरिक जो अपने ओसीआई पढ़ रहे हैं, इनके रूप में पंजीकरण के लिए जो योग्यता अहर्ता है वो लिखी है मैंने सारी की सारी। या फिर 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक बनने के लिए अर्ह था, अथवा वह उस भूभाग का निवासी था, मान लो वहां का, और जो 15 अगस्त 1947 को भारत का क्या अंग बन गया हो, या फिर जो ऐसे किसी नागरिक का पुत्र या पुत्री या फिर पौत्र या पौत्री हो गया, बेटा या बेटी, या फिर पुत्र या पुत्री हो गया, अथवा जो उपयुक्त व्यक्तियों की आवश्यक क्या है, संतान है, यानी कि इनकी जो संविधान लागू होने के समय 26 जनवरी 1950 या उसके बाद भारतीय नागरिक था, इनका मैंने बताया है, या इनकी क्या है, वो आवश्यक संतान है। जो आवश्यक बच्चा है जिसके माता पिता भारत के नागरिक है, अथवा दोनों में से एक भारत का नागरिक है, अथवा या भारत की मान लो कोई विदेशी मूल का या पति या पत्नी दोनों में से, या फिर विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक है, उसका विदेशी मूल की या पत्नी या पति या पत्नी है, जिसकी नागरिकता कौन सा अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण हुआ हो,
और यह क्या है, जो एक कह सकते हैं ना का विवाह आवेदन की जो प्रस्तुति है उसके तुरंत पहले से लगातार कितना, कम से कम 5 वर्षों तक जारी रहा हो। तो आप ये देख लेना पीआईओ। वैसे मैंने बिल्कुल शॉर्ट में समझा दिया था, आपको समझ में भी आ गया हो। अब क्या जो ओसीआई वाले हैं, विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक, क्या इनको भी कोई लाभ है? प्राप्त होने वाले लाभ कौन से है? बस ओसीआई कार्ड धारक व्यक्ति भारत में आने के लिए आजीवन बीमा वीजा है वो प्राप्त कर सकता है, यानी कि सिर्फ वीजा, आजीवन वीजा प्राप्त कर सकता है, ये इसका लाभ है। तो इसका लाभ क्या है ओसीआई वालों को? सिर्फ वीजा, यानी कि आजीवन वीजा का लाभ, यानी कि जो ओसीआई कार्ड धारक वाले व्यक्ति है वो अगर भारत में आते हैं तो इनका आजीवन वीजा रहेगा, ये इनको लाभ है। और एक एफआरआरओ अथवा एफआरओ के साथ पंजीयन से छूट, भारत में कितनी थी अवधि के तहत ठहराव के लिए, ये कितनी भी अवधि, चाहे कितनी भी अवधि हो, यानी कि जो एफआरआरओ है, एफआरओ इनके साथ पंजीयन से छूट है, इनको भारत में चाहे कितनी भी अवधि हो और ठहराव के लिए। यहाँ पर क्या जो ओसीआई है इनका वीजा, क्या इनको वीजा कब तक कितना मिलता है? क्या इनको वीजा की जरूरत है ओसीआई वालों को? यानी कि इनका तो मैंने बता ही दिया कि इनको बिल्कुल ये लाभ मिलता है कि जीवन भर बिना वीजा आ सकते हैं, आजीवन। और मताधिकार की बात करें, क्या भारत में मताधिकार है? तो मताधिकार नहीं है, ठीक है, ओसीआई को। फिर बात करते हैं सीएए क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना है आपको। सबसे पहली लाइन तो ये ध्यान रखनी है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 यानी कि सीएए, ये जो एक्ट है ना, ये अधिनियम नागरिकता अधिनियम 1955 इसमें संशोधन करता है। पूछ ले कौन से अधिनियम में संशोधन करता है? नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 जो सीए 2019 है, ये कौन से अधिनियम में संशोधन करता है? तो ये रटना, एक तो 1955 में करता है। अब ये क्या क्या संशोधन करता है, मैंने यहाँ तो 2-3 चीजें लिखी है बिल्कुल शॉर्ट में, फिर इनको समझेंगे। कि अवैध प्रवासी की परिभाषा में संशोधन करता है। अब ये क्या है, इसको पढ़ेंगे, अवैध प्रवासी। फिर देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्रदान करने में भी संशोधन करता है, इसको भी पढ़ेंगे। और ओसीआई कार्ड निरस्त करने में भी संशोधन करता है। कैसे, किनका जो ओसीआई कार्ड है उनका निरस्त कैसे किया जा सकता है, क्या वो कानून का अगर उल्लंघन करते हैं तो उनका निरस्त किया जा सकता है, ये सारा आपने पढ़ेंगे। इससे पहले थोड़ा सा आप देख लो कि जो सीएए जो नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 है, ये पारित कब होता है। देखो, अगर पूछे ये कौन से एक्ट में संशोधन करता है तो 1955 ध्यान रख लोगे। पारित होता है 11 दिसंबर, ये लिखी हुई 11 दिसंबर 2019 को पारित होता है। फिर 11 दिसंबर के बाद में कब, 12 दिसंबर 2019 को इसे राष्ट्रपति की क्या मिल गई, स्वीकृति मिली। तो सीएए कब पारित हुआ, 11 दिसंबर को 2019। और फिर एक दिन बाद में 12 दिसंबर 2019 को इसे राष्ट्रपति की क्या मिली, स्वीकृति मिली। लागू कब होता है, लागू होता है जनवरी के मध्य में। दिसंबर में तो देखो ये पारित हुआ, स्वीकृति राष्ट्रपति से मिली। फिर पहले महीने में 10 तारीख को, 10 जनवरी फिर 2020 को क्या हो गया, लागू हो गया। और अब वर्तमान में जो ये एक्ट है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि देश भर में लागू कर दिया गया है। ये देखो, ये लाइन लिखी है, इंपॉर्टेंट लाइन है कि इस अधिनियम को 11 मार्च 2024 से देश भर में क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया है। परंतु ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि यह जो एक्ट है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम व मणिपुर के उन क्षेत्रों में लागू नहीं होता जहां इनर लाइन परमिट की आवश्यकता होती है। इनर लाइन परमिट क्या है, आईएलपी है। क्या आईएलपी जो इनर लाइन परमिट है, यानी कि एक दस्तावेज ही तो है, जिनमें कौन कौन से आते हैं, अरुणाचल प्रदेश आता है, नागालैंड आता है, मिजोरम आता है और मणिपुर आते हैं। ये क्षेत्र है जहां इन पर लागू नहीं होता है। क्योंकि अगर भारतीय लोगों को दोस्तों इन क्षेत्रों में जाना है, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, मणिपुर, अगर भारतीय लोग मान लो इस क्षेत्रों में जाएंगे तो इनको आईएलपी इस दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी, यानी कि इनर लाइन परमिट की आवश्यकता पड़ेगी, नहीं जा सकते वरना। तो ये जो अधिनियम है 11 मार्च 2024 से देश भर में लागू कर दिया गया। बट ये जो आते हैं ना आईएलपी में, यानी कि इनर लाइन परमिट, इनमें आते हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, इन क्षेत्रों में ये लागू नहीं है। और यहाँ पर अगर जाना है तो किन की जरूरत पड़ेगी, एक दस्तावेज जो कि आईएलपी जो कि इनर लाइन परमिट है, इसकी आवश्यकता पड़ती है। और ये सीए और कहां पर लागू नहीं है, एक तो देखो इनमें,
यानी कि आईएलपी में नहीं लागू है। और कहाँ पर नहीं लागू है, मैंने छोटी छोटी चीजें लिखी है समझाने के लिए बिल्कुल ही। एक तो आईएलपी क्षेत्र वाले में यानी कि इनर लाइन परमिट, यहाँ पर ये लागू नहीं होते सीए। और कहाँ पर छठी अनुसूची के क्षेत्रों पर लागू नहीं होते। कौन से है छठी अनुसूची के क्षेत्र? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ये रहा इस अधिनियम के प्रावधान असम, मेघालय, मिजोरम एवं त्रिपुरा के आदिवासियों क्षेत्रों तथा बंगाल पूर्वी सीमांत विनियमन 1873 के अंतर्गत आंतरिक सीमा यानी कि इनर लाइन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के अवैध प्रवासियों पर लागू नहीं होंगे। जो ये एसीसी लिख दिया, सॉरी, सीसीए है ये, ठीक है ना, यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। अब इसको पढ़ते हैं फुल डिटेल से। नागरिकता, सबसे पहली लाइन लिखी है कि यह अधिनियम नागरिकता अधिनियम 1955 में महत्वपूर्ण संशोधन करता है। और ये पारित कब होता है? 11 दिसंबर 2019 को। राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिलती है? 12 दिसंबर को। फिर लागू होता है अगले महीने में यानी कि दिसंबर में। तो ये लागू हो रहा है, पारित हो रहा है, स्वीकृति मिल रही है राष्ट्रपति से, पारित हो रहा है, पर लागू होता है 10 जनवरी 2020 को। ये चीज याद हो गई। अब बात करते हैं कि नागरिकता संशोधन अधिनियम है। ये नागरिकता अधिनियम 1955 में जो संशोधन करता है, ये मैंने बताया इन चीजों पर। तो अब देखो संशोधन, एक एक चीज को पढ़ेंगे। जो अवैध प्रवासी की परिभाषा में संशोधन करता है, तो अब सबसे पहले अवैध प्रवासी को पढ़ते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आपको खोज करके चाहिए। आप बिल्कुल शॉर्ट में नोट्स बना लो इनको, क्योंकि मैं शॉर्ट में बना दूं, बट शॉर्ट में ऐसे होता है कि आप एक बार मान लो देख लिया, वो चीजें याद नहीं रहती है, तो फिर आपको वीडियो देखनी पड़ती है बार बार। लिखा होता है तो आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, कैसे भी इनको। अवैध प्रवासी की बात करें तो देखो, अवैध प्रवासी यानी कोई व्यक्ति बिना वैध दस्तावेज के भारत में मान लो यात्रा करता है, यानी कि बिना वैध दस्तावेज के मान लो भारत में रहता है या यात्रा करता है। जैसे कि दस्तावेज कौन से हो गए? पासपोर्ट, वीजा, है ना, वो अवैध प्रवासी होगा। और वैध दस्तावेजों की समय सीमा समाप्त होने पर भी अवैध माना जाएगा। मान लो जो अवैध दस्तावेज है उसकी समय सीमा मान लो इतनी थी, यहाँ तक कोई डेट दे दी, वहां तक थी, अगर वो समय सीमा समाप्त हो जाती है तो वो भी क्या माना जाएगा? अवैध माना जाएगा। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये लाइन लगा लो, मैं खुद ही लगा देती हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि कोई व्यक्ति जो अफगानिस्तान, ये 3 ध्यान रखने हैं आपको। कौन से? जो ये तीनों के तीनों भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान। कोई भी व्यक्ति जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इनके दोस्तों कौन से? ये 6 अल्पसंख्यकों को ध्यान रखना आप, कौन कौन से हैं? हिंदू हो गया, सिख हो गया, बौद्ध हो गया, जैन, पारसी, ईसाई। इन समुदाय से संबंध रखता है अथवा तथा उसने कब, डेट ध्यान रखना, 31 दिसंबर 2014 को अथवा उससे पहले, उससे पूर्व भारत में प्रवेश किया हो, तो उसे याद लिखना, उसके पास अगर वैध दस्तावेज नहीं है तो उसे अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। क्या लाइन लिखी है कि कोई भी व्यक्ति, ये तीनों जो भारत के पड़ोसी देश कौन से है? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इनके हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी अथवा ईसाई समुदाय से मान लो संबंध रखता है तथा उसने कौन सी डेट, 31 दिसंबर 2014 अथवा उससे पूर्व भारत में प्रवेश किया है और उसके पास वैध दस्तावेज नहीं है, तो उसे अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। और इसके अतिरिक्त उसके अवैध प्रवास के विरुद्ध जारी जितने भी कानून की कार्रवाइयां थी उनको वहीं क्या कर दिया जाएगा? बंद कर दिया जाएगा। तो अवैध प्रवासी किनको नहीं माना जाएगा देख लो, 31 दिसंबर 2014, ये डेट ध्यान रखना। कौन कौन है? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इनके जो मैंने बताई है अल्पसंख्यक कौन कौन सी है? हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, इन सबको ध्यान रखना। एक लाइन और लिखी है मैंने कि इस अधिनियम में भारत की नागरिकता प्राप्ति हेतु, जो ये अधिनियम है इसमें भारत की नागरिकता के लिए प्राप्त करने के लिए भारत में निवास करने की अनिवार्य अवधि को उपयुक्त व्यक्तियों के लिए, जो मैंने ये व्यक्ति बताए हैं ना, इन पड़ोसी देशों से कौन कौन है, हिंदू, सिख, ये सारे मैंने बताए हैं, इनके लिए 11 वर्ष से घटा करके 5 वर्ष तक सीमित कर दिया गया है। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट लाइन है कि 11 वर्ष से घटा करके कितनी कर दी गई है? 5 वर्ष तक कर दी गई है। जो भारत में निवास करने की अवधि है वो कितनी अनिवार्य कर दी गई है? रट लो, पहले 11 थी, अब 5 वर्ष है। मैं एक बिल्कुल ही शॉर्ट में एक चीज समझाती हूँ आपको। ये CCA मैंने लिखा है, CCA लिखना यहाँ पर, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। इसमें अल्पसंख्यकों के लिए बात करते हैं दोस्तों। मैंने 3 यहाँ पर बंदे बना दिए हैं। मान लो कोई बंदा, मैंने डेट लिखी है 2014, अगर कोई बंदा भारत में 2014 से कब आता है? पहले आता है। एक बंदा 2014 के बाद में आ रहा है भारत में और एक वर्तमान में मान लो अब आ रहा है।
ये बिल्कुल शॉर्ट में इसलिए है कि आपको एक बार सीधा याद हो जाए दिमाग में, ताकि ये आपको बोरिंग ना लगे। ये समझ में आ गया तो आपको सारा कुछ समझ में आएगा। मान लो 2014 से पहले कोई बंदा आ रहा है तो उसको तो नागरिकता मिल जाएगी। 2014 से पहले आ रहा है। अगर कोई बंदा 2014 के बाद में भारत आ रहा है तो कैसे मिलेगी उनको नागरिकता? तो उसको 6 वर्ष कंटिन्यू लगातार 6 वर्ष तक भारत में रहना होगा। कितने? 2014 के बाद में आ रहा है तो लगातार 6 वर्ष तक भारत में रहना होगा, फिर उसको नागरिकता मिलेगी। 2014 से पहले आ रहा है तो उसको तो वैसे ही मिल जाएगी। अगर कोई वर्तमान में अब आ रहा है तो उसको दोस्तों 5 वर्ष लगातार भारत में रहना होगा, तब मिलेगी उसको नागरिकता। क्योंकि पहले ये 11 वर्ष थी, भी 11 वर्ष उसको रहना पड़ता था, तब उसको नागरिकता मिलती थी। ये लाइन देखो मैंने लिखी है, ये लाइन ये ही कहती है कि जो ये अधिनियम है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, इसमें भारत की नागरिकता प्राप्ति हेतु भारत में निवास करने की अनिवार्य अवधि को, और ये जो मैंने बताए हैं उपयुक्त व्यक्तियों के लिए, ये देख लो कौन कौन से सिख भोजन, इंपॉर्टेंट है ये लाइन बहुत ज्यादा। कौन कौन से पूछा जा सकता है, कौन से 6 अल्पसंख्यक है, ये 6 है। इन व्यक्तियों के लिए अब 11 वर्ष से घटा करके 5 वर्ष तक सीमित कर दिया गया है। अभी 5 वर्ष अगर रहेगा, पहले तो देखो बढ़िया था, 11 वर्ष तक रह सकते थे आराम से, अब कितना कर दिया गया? 5 वर्ष लगातार वो भारत में रहेगा तब उसको नागरिकता मिलेगी, पहले 11 वर्ष थी। ये चीजें अब यहाँ पर आ गई समझ में। सीए में अल्पसंख्यकों के लिए 2014 से पहले आती है तो नागरिकता मिल जाती है आराम से। 2014 के बाद में अगर भारत में आती है तो नागरिकता उनको मिलेगी 6 साल तक, अगर वो कंटिन्यू भारत में रहते तब नागरिकता मिलेगी। और वर्तमान में अगर कोई आता है तो वर्ष लगातार कितने रहना पड़ेगा उसको? 5 वर्ष तक भारत में रहने मिलेगा, तब जाकर के नागरिकता मिलेगी, पहले 11 वर्ष थी। और सीए में किन क्षेत्रों पर ये लागू नहीं है ये एक्ट? तो एक तो आईएलपी क्षेत्र यानी कि इनर लाइन परमिट में जो आते हैं, कौन कौन आते हैं इनर लाइन परमिट में? ये आते हैं, देख लो, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, यानी कि 2 तो मैं से आ रहे हैं, मणिपुर, मिजोरम। एक अरुणाचल यानी कि चल किसको कह रहा है? नाग को कह रहा है, नागालैंड, याद रह जाएगा। इन क्षेत्रों में ये लागू नहीं होता है, बट वैसे ये 11 मार्च 2024 से देश भर में क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया है। अगर यहाँ पर आते हैं तो इनको जो इनर लाइन परमिट है इनकी जरूरत पड़ेगी, दस्तावेज की आवश्यकता होगी, ठीक है ना। और छठी अनुसूची के क्षेत्र में ये लागू नहीं है। और कौन सी छठी अनुसूची में जो आते हैं? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ये रहे असम, मेघालय, मिजोरम एवं त्रिपुरा आदिवासियों क्षेत्रों, और बंगाल पूर्वी सीमांत विनियम 1873 के अंतर्गत जो आंतरिक सीमा के अंतर्गत आने वाले हैं अवैध प्रवासियों पर भी ये लागू नहीं है। फिर एक लाइन मैंने और लिखी थी, ये लिखी थी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, जो कि नागरिकता अधिनियम 1955 में जो संशोधन करते हैं, एक तो अवैध प्रवासियों की परिभाषा में संशोधन पढ़ लिया आप लोगों ने, फिर देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्रदान करने में संशोधन, इसको भी पढ़ लेंगे, और एक ओसीआई कार्ड निरस्त करने में संशोधन। ओसीआई कार्ड निरस्त करने में संशोधन कैसे भाई? ये देखो, यदि कोई ओसीआई कार्ड धारक भारत सरकार द्वारा निर्मित किसी कानून का क्या करता है, कोई कानून उसको उल्लंघन करता है, तो भाई उसका जो ओसीआई कार्ड है वो निरस्त कर दिया जाएगा। और देशीयकरण की बात करें, जो मैंने ये व्यक्ति बताए हैं, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी अथवा ईसाई समुदाय से संबंध रखता है तथा उसने 31 दिसंबर 2014 तक वो या उससे पूर्व भारत में प्रवेश किया है, तो भाई उसको तो अगर उसके पास वैध दस्तावेज नहीं है तो भी उनको मिल जाएगी वहां पर, तो वो अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। बट ये जो मैंने बताए हैं आपको, ये सारे के सारे व्यक्ति इनकी बात कर रहे हैं। तो उपयुक्त व्यक्तियों के नागरिकता हेतु आवेदन करने पर उन्हें देशीयकरण के माध्यम से क्या दी जाएगी? देशीयकरण के माध्यम से उनको नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। क्योंकि दोस्तों ये जो एक्ट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक बार चाहे स्क्रीनशॉट ले लो। अब यहाँ पर थोड़ा एक जगह देख लो कि सीएए नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 ये पारित कब किया गया? पारित 11 दिसंबर 2019 को। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को संसद ने कब पारित किया? 11 दिसंबर 2019 को। फिर राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिलती है? 12 दिसंबर 2019 को। फिर लागू कब हुआ? 10 जनवरी 2020 को लागू होता है। और यह अधिनियम पूछ ले भाई कौन से एक्ट में संशोधन लाता है, तो ये अधिनियम नागरिकता अधिनियम 1955 में जो सीए है 1955 संशोधन हेतु लाया गया था। अब थोड़ा सा एनआरसी को पढ़ लेते हैं, अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है, क्योंकि इसको मैंने फुल डिटेल में नहीं बताया, इतना पढ़ लेते हो तो ठीक है, बाकी अपने थोड़ा बहुत क्वेश्चन देख लेते हैं लास्ट में। एनआरसी यानी कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, तो ये किन के लिए है भाई? एनआरसी जो राष्ट्रीय, इसका अर्थ भी है, पहले तो एनआरसी का अर्थ देखो, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर।
तो ये रजिस्टर उन लोगों के लिए है जो देश के लिए वैध नागरिक है। ठीक है, एक लाइन मैंने लिखी है कि एनआरसी देश के वैध भारतीय नागरिकों का ये रजिस्टर है, पता चल गया। और अगर पूछे कि सबसे पहले एनआरसी किस वर्ष तैयार किया गया था, तो 1951 में। वर्ष ध्यान रखना 1951 में। और एनआरसी अगर पूछे कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये छोटी छोटी लाइनें आप इससे संबंधित देख लेना, क्योंकि ये पूरा टॉपिक अगर बहुत ज़्यादा टाइम खपत करता है, नहीं समझ पाते हो, इतनी चीज़ें जरूर पढ़ लेना इसे। एनआरसी प्रक्रिया में पासपोर्ट को वैध दस्तावेज माना जाता है। एनआरसी यानी कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में लेगेंसी डाटा क्या दर्शाता है, तो लेगेंसी डाटा दर्शाता है कि 1951 जो एनआरसी है या फिर 1971 वोटर लिस्ट है, इस पर आधारित नागरिकता का ये पुराना प्रमाण है, जो कि 1951 एनआरसी और 1971 मतदाता सूची से जुड़ी डेटा को दर्शाता है। ठीक है, अब इसमें कौन शामिल है, तो एनआरसी में केवल भारतीय नागरिक शामिल होते हैं भाई। और एनआरसी प्रक्रिया में फैमिली ट्री जो वेरिफिकेशन है, इसका उद्देश्य पूछ ले क्या है, तो पारिवारिक लिंक की पुष्टि करना इसका उद्देश्य है। क्योंकि जो फैमिली ट्री वेरिफिकेशन है, ये मतलब क्या सुनिश्चित करता है दोस्तों, कि ये सुनिश्चित करता है कि जो दावे किए गए थे वो सारे रिश्ते क्या है, सही है। और ये थोड़ा सा आप मैंने बता ही दिया, वैसे थोड़ा सा इनको देख लो कि सीएए क्या है, नागरिक संशोधन कानून। ये कानून जो पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, इनसे जो आए प्रताड़ित अल्पसंख्यक है उनके लिए है। ठीक है ना, ये तीनों आप जरूर ध्यान रखना कौन से है। और अगर पूछ ले एनपीआर क्या है, तो राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर है। ये रजिस्टर देश में रहने वाले सभी नागरिक जो सारे लोग हैं उनकी जानकारी की दर्ज करने के लिए है। एक बार इनको देख लेना। ठीक है, अब थोड़े से क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। देखो सारे में क्वेश्चन यहाँ पर नहीं लिख पा रही हूँ, फिर भी ऐसे कुछ थोड़े से देख लेते हैं, बाकी अगर टाइम मिला तो अपने टेलीग्राम पे कर लेंगे। ठीक है ना, अभी इन दिनों में मैं बिजी हूँ, नहीं मिल पा रहा है टाइम, क्योंकि जितने भी आप लोगों के लिए नोट्स तैयार होते हैं नाइट को ही करती हूँ, नाइट को ही होते हैं नोट्स तैयार किए जाते हैं, फिर नाइट को ही वीडियो बनाई जाती है, तो टाइम नहीं मिल पाता है। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 मुख्यतः किन देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करते हैं, तो ये मैंने बार बार बताया था। अभी कौन कौन से देश है, क्या नेपाल था, क्या भूटान था, श्रीलंका था, क्या म्यांमार, नेपाल, चीन था, क्या पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान था। तो अभी थोड़ा देर पहले पढ़ा था ना आपने, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और इसमें आते कौन कौन से है भाई, सीए में कितने धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारत में नागरिकता के लिए, जो ये कौन कौन सी 6 है, कौन कौन सी है, ये 6 धार्मिक अल्पसंख्यकों को, जैसे हिंदू हो गया, सिख हो गया, बौद्ध हो गया, जैन, पारसी, ईसाई, जो कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान इनके उत्पीड़न के कारण 31 दिसंबर 2014 से पहले कहाँ गए थे, भारत आ गए थे। और सीएए किस अधिनियम में संशोधन करता है, मैंने बार बार बताया था, सीएए 2019 है, ये करता है क्या विदेशी अधिनियम 1946 में, क्या नागरिकता अधिनियम 1955 में करता है, तो इसमें करता है। ठीक है, और सीएए नागरिकता अधिनियम, नागरिकता संशोधन अधिनियम पारित कब हुआ, 2019 में होता है। और लागू कब हुआ था बताना। भारत में नागरिकता किस आधार पर दी जाती है, अब देखो क्या वंश के आधार पर दी जाती है, केवल क्या जन्म के आधार पर दी जाती है, कल वाली क्लास में मैंने पूरा करवाया था इसको। क्या पंजीकरण के आधार पर दी जाती है, क्या देशीयकरण के आधार पर दी जाती है, क्या इन सभी के आधार पर दी जाती है, सभी के आधार पर दी जाती है। कल मैंने 5 बताए थे आपको, ये रे आप एक बार फिर से देख लो आप इनको। भारतीय नागरिकता प्राप्ति हेतु 5 प्रकार, इनको डिटेल से भी मैंने कल फुल समझाया था आपको। अब देखो पीआईओ कार्ड धारक को भारत में कितने वर्ष की वीजा दी जाती थी पहले, अब तो देखो है नहीं, इसमें पूछे अगर कितने वर्ष की वीजा दिया जाता था, तो 15 वर्ष तक। और ओसीआई का पूछे तो ओसीआई को आजीवन यानी कि लाइफ टाइम। और जो पीआईओ है कार्ड योजना कब समाप्त की गई, तो पूछे तो 2015। और ओसीआई में इसको क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया। तो अब ये तो है ही नहीं ना, ये तो है ही नहीं ना, ध्यान रखना। ठीक है ना, किसमें मर्ज कर दिया पूछे तो ओसीआई में कर दिया गया। और अब ओसीआई कार्ड ही क्या होंगे, जारी होंगे। ठीक है, जिनके पास पीआईओ कार्ड था उनको बोल दिया गया था कि आप ये कार्ड बना लो ओसीआई। क्या ये टॉपिक अपना हो जाता है कंप्लीट। और इसके बाद में अपने करेंगे मौलिक अधिकार, जो कि 2nd ग्रेड में भी है और इसके साथ में पीटीआई में भी शायद है। जिन जिन के भी है वो अपना देख लेना, क्योंकि मेरे को ये सारा नहीं चेक किया जाता है। और एक चीज आप ध्यान रखना, ये वाला पेज है ना काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने कल समझाया था, क्योंकि ये क्वेश्चन बना हुआ है, तो ये पेज जरूर देख लेना। अगर पूछे
कौन से अधिकार है जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है, भारतीयों को है? तो ये जरूर ध्यान रखना। कौन से आर्टिकल है, पूछ ले कौन से आर्टिकल है, कौन से अनुच्छेद है जो विदेशियों को प्रदान नहीं किए गए भारतीयों को? तो आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30। 15, 16 लगातार, एक 19 आ जाता है, फिर 29, 30 लगातार। ये देख लो, सारे के सारे मैंने इसमें समझाया भी था कि कौन सा आर्टिकल किसमें। बाकी जब मौलिक अधिकार करेंगे तो इनको बहुत ही अच्छे डिटेल से पढ़ेंगे अपने।